Dear students, today we are going to discuss the short questions of chapter 1. And the first short question is, the potential is constant throughout a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in that region? कि एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जिससे हम V से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें चेंज जो डेल्टा V है वो ज़ीरो हो जाएगी. मीन जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, तो V अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा, ज़ीरो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है थ्रू आउट द रीजन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो चूँकि चेंज ही ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रही, इस वजह से डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा. तो जिस रीजन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा होता, कांस्टेंट होता है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है. तो जब पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट द रीजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा. मींस कोई पॉइंट हायर पोटेंशियल पे नहीं है और कोई लोअर पोटेंशियल पे नहीं है. ऑल द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज. कि आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं. अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी और आउटवर्ड होंगी. इनमें से कहता है कि अगर आप किसी एक लाइन को फॉलो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को फॉलो करता हूँ, इसके साथ साथ चलता हूँ, तो जो डिस्टेंस है चार्ज से, चार्ज Q से जो डिस्टेंस है R, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो R इंक्रीज़ हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है KQ/R का स्केयर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला हमने ड्राइव किया था KQ/R. तो E जो है वो R स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और V जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दोनों केसेस में आप देखें कि R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और R के बढ़ने से V कम होगा. तो when we are going away from the charge, when we are following an electric field line due to a positive point charge, it means we are going away from the charge. When we are going away from the charge, distance R is increasing, so electric field is decreasing and electric potential is also decreasing. Third short question है, how can you identify that which plate of capacitor is positively charged. कि आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनमें से कौन सी पॉजिटिवली चार्ज है, ये मालूम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, इसमें एक डिस्क होती है और एक रॉड के साथ जो अटैच होती है, और ये रॉड जो है एक कॉर्क के थ्रू फंसा होता है एक बॉटल के अपर एंड पे, और इस रॉड के अदर एंड पे दो गोल्ड लीव्स होते हैं. तो इनिशियली गोल्ड लीव्स की पोजीशन डाउनवर्ड ही होती है, मींस रेस्ट की पोजीशन में होते हैं डाउनवर्ड, जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. अब किसी भी चार्ज को चेक करने के लिए कि किसी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को खुद पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज किया जाएगा. चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से करें, चाहे डायरेक्ट कंडक्शन के मेथड से करें. तो स्कोप जो होगी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है. तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा दोनों लीव्स के ऊपर, तो दोनों लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी अपनी पोजीशन से, रिपलियन की वजह से ऐसे डाइवर्ज हो गए हैं. अब अगर हम एक प्लेट इस डिस्क के करीब लाते हैं और उस डिस्क पे अपोजिट चार्ज है, मींस पॉजिटिव चार्ज है,
अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इन नेगेटिव प्लेट जो गोल्ड लीव्स हैं उन पे मौजूद नेगेटिव चार्ज की अमाउंट को या उनकी रिपल्शन को कम कर देगा। मीन जो प्लेट पे चार्ज है अगर वो गोल्ड लीव्स के चार्ज के अपोजिट है तो लीव्स की डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि अगर मैं इसकी बजाय एक नेगेटिव प्लेट लाता हूँ और नेगेटिव प्लेट डिस्क के करीब लाता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज की अमाउंट गोल्ड लीव्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी रिपल्शन भी बढ़ जाएगी। तो हम गोल्ड लीव्स की डाइवर्जेंस को ऑब्ज़र्व करते हुए चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। उसके लिए हमें जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसे पहले चार्ज करना होगा, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब अगर जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर हम इसकी डिस्क के करीब लाते हैं, अगर उस पर सेम चार्ज है जैसा कि लीव्स पे है तो लीव्स की डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट चार्ज है तो लीव्स की डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज when placed between parallel plates with similar and equal charges, and B part है with opposite and equal charges। कि अगर हम दो प्लेट्स ले लेते हैं और दोनों के दरमियान एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव प्लस Q, और कहता है इस पर फोर्स डिस्कस करें कि फोर्स क्या होगी अगर इन प्लेट्स पे इक्वल और सेम पोलैरिटी वाला चार्ज है। अगर इक्वल और सेम पोलैरिटी वाला चार्ज है तो क्या होगा कि इस तरफ जो चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को राइट की तरफ रिपेल करेगा और राइट वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इसे लेफ़्ट की तरफ रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर पॉजिटिव प्लेटों के दरमियान में रखा गया है। इसी तरह अगर दो नेगेटिव प्लेटों के दरमियान में रखा गया है जिन पे इक्वल चार्ज है, मतलब जितना एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज चूँकि पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट इसे लेफ़्ट की तरफ खींचेगी, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट की तरफ और राइट वाली राइट की तरफ। फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल हो जाएंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस केस में केस ए में ज़ीरो होगी। अब केस बी को डिस्कस करते हैं। केस बी में उसने कहा है कि विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, कि दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज अमाउंट में तो इक्वल है लेकिन पोलैरिटी में अपोजिट है। मींस एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है, चार्ज की अमाउंट इक्वल है लेकिन चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है। तो एक अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हैं जो कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेफ़्ट वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी राइट की तरफ और राइट वाली प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो दोनों फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी तो हमारे पास एक नेट फोर्स जनरेट होगी जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी, मींस फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा बल्कि उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो उसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ट्रैवल करेगा। और अगर आपसे पूछे जाए नेगेटिव पॉइंट चार्ज तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज उसकी अपोजिट ट्रैवल करेगा, मींस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्या वजह है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फोर्स की डायरेक्शन को शो करती हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पे। इसकी कई तरीके से रीज़न दी जा सकती है। एक रीज़न ये है कि जैसे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिंगल पॉइंट पे जो होता है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। और ये मैथमेटिक्स में असूल है कि थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि किसी सिंगल पॉइंट पे सिर्फ़ और सिर्फ एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है।
तो दूसरा तरीका ये है कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। अगर क्रॉस करती हैं मींस इस तरीके से क्रॉस करती हैं, ये हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता और उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि इस वजह से कि अगर ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज कोई भी टेस्ट चार्ज रख दें तो क्या ये उस मोमेंट पे इस लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा या इस लाइन के अलॉन्ग। तो चार्ज चूँकि साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर सकती और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? कहता है एक चार्ज q of mass m is released in a non-uniform electric field, कि एक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी स्पेस में है या टाइम में। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है स्पेस में और आगे इसने फर्दर कंडीशन दी है विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, मींस फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फ़र्क नहीं है, डायरेक्शन उनकी सेम है, लेकिन बाज़ जगह पे फील्ड लाइंस का डिस्टेंस कम है, बाज़ जगह पे फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज़्यादा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि चार्ज ने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करना है, तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्पेस उनकी ज़्यादा होगी और कुछ कम होगी, लेकिन चार्ज जिस पॉइंट पे छोड़ा गया उसने सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा गया है तो वो इस लाइन के अलॉन्ग ही ट्रैवल करेगा, और चूँकि कहा गया कि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में है तो पैरेलल है, तो इस वजह से ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा।